जापान ने आखिर ये क्यों कहा है कि भारत अगला चाइना बनने वाला है। जापान दौड़ा है भारत की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ 24 फरवरी को क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब भारत के शेयर मार्केट ने हांगकांग को क्रॉस किया ना, हांगकांग के मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया। साल 2020 में जिस हांगकांग मार्केट का मार्केट कैप करीब 6 ट्रिलियन डॉलर का था, वो मार्केट कैप गिरते गिरते 4 के नीचे चला गया। हालांकि कारण इसके पीछे बहुत सारा है, पर जैसे ही भारत ने हांगकांग को पछाड़कर चौथा पोजीशन हासिल किया था ना, तब आनंद महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो होना ही था और भविष्य भी ऐसा ही कुछ है। फ्यूचर बहुत ही मजबूत दिख रहा है। जिस तरीके से रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अगर इसी तरीके के रिफॉर्म्स चलते रहे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट ने इस बात को जाहिर किया था। अब जरा फोर्ब्स के आंकड़े अगर हम देखें तो फोर्ब्स के आंकड़े देखकर समझ में आएगा कि यहाँ फोर्ब्स ने 10 कंपनी जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उन्होंने लिस्ट डाउन किया। तो इस 10 कंपनी में पहले नंबर पर रिलायंस आया, जिसने 17.97 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है। तो दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आए 13.96 लाख करोड़। वहीं तीसरे में एचडीएफसी, चौथे में आईसीआईसीआई बैंक, पांचवें में इन्फोसिस, छठे में भारती एयरटेल, सातवें में आईटीसी, आठवें में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नौवें में एलआईसी इंडिया, 10वें में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे 10 कंपनीज आए जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ 10 इंडियन बैंक्स की भी लिस्ट जारी की गई जिनका मार्केट कैप हाई है। उसमें 1 नंबर पे एचडीएफसी, 2 नंबर पे आईसीआईसी, 3 नंबर पे एसबीआई, 4 नंबर पे कोटक महिंद्रा, 5 पे एक्सिस बैंक, 6 पे इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई सामने आई। ये दिखा रहा है कि भारत काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें जापानीज इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं और जापानीज इन्वेस्टर्स ने अब एक बड़ा निर्णय लिया है और जापानीज इन्वेस्टर्स ये मान रहे हैं कि भारत नेक्स्ट चाइना बनने वाला है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। इसके आधार पर जापानी कंपनी अब अपना इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ाना चाह रही है। वैसे आपको बता दें, बिलियंस ऑफ डॉलर कहा जा रहा है भारतीय मार्केट में लगाया जा रहा है। जापान 11% तक भारत में अपने निवेश को बढ़ाना चाह रहा है और ये बढ़ते हुए भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला कदम है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम लॉन्च होने का मतलब है बड़ा कदम उठा देना। और ये गिरती हुई चाइना के लिए ना एक सबसे बड़ी मुसीबत है। कैसे, तो आपको बता दें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के नाम से इसे जाना जाता है। और आपको बता दें, यहाँ 14 देश हैं जिनका आपस में एक तालमेल बैठ रहा है और इस बीच में ये कहा जा रहा है कि 24 फरवरी से यहाँ पर जो समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति का है, ये शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, इसका सबसे बड़ा मतलब ये हुआ कि ये 14 देश आपस में चीजों का सप्लाई करेंगे और ये जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, ये फ्रेमवर्क खास तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र को देखकर ही बनाया जा रहा है। आपके मन में ख्याल आएगा IPEF में कौन कौन से देश हैं, तो आपको बता दें 14 देश हैं जो IPEF के मेंबर हैं
स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में जापान है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, थाईलैंड है, भारत है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, फिलीपींस है और इधर अमेरिका है। यानी कि कुल मिलाकर ये 13-14 देश एक साथ दिख रहे हैं और ये एक साथ अब अपना एक सप्लाई नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। अब आपको ये सुनकर कुछ याद आ रहा होगा RCEP का। बिल्कुल, चाइना ने भी इसी तरीके का एक एग्रीमेंट किया था और RCEP में 10 एशियन देश हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना करना चाहता है और ये चाइना के द्वारा लीडरशिप के बीच में है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है इसके साथ? सबसे बड़ी समस्या इसके साथ है चाइना अपने हिसाब से नेगोशिएट करता है जब RCEP की बात चलती है तो। और वहीं IPEF की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी एक सप्लाई चेन बनाने की बात चल रही है, पर यहाँ पर IPEF के साथ भी कुछ इशू है। क्या इशू है? IPEF के साथ इशू ये है कि अभी फिलहाल के लिए कोई ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का या टैरिफ में समझौता ये सब कुछ नहीं रखा गया है। IPEF को 4 सिद्धांतों पर बनाया गया कि व्यापार करेंगे, सप्लाई चेन रखेंगे, क्लीन इकोनॉमी रखेंगे, फेयर इकोनॉमी रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है IPEF, ये आगे चलकर कितने हद तक मजबूत होगा? तो इसके पीछे सबसे बड़ी चीज होगी अमेरिका की। अमेरिका जब तक अपने व्यापार में ज्यादा छूट नहीं देगा तब तक IPEF का बहुत बड़ा हो पाना संभव नहीं माना जा रहा है। पर फिलहाल के लिए एक अच्छी चीज IPEF के साथ ये हो रही है जैसे कि अचानक से चाइना बहुत सारी चीजों पे रोक लगा दे रहा है। तो यहाँ पर अगर चाइना के द्वारा कई सारी चीजों पे रोक लग जाती है तो दूसरे देश इसकी आपूर्ति कर पाएंगे। चूंकि ये इन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है तो इस एग्रीमेंट के तहत ये एक दूसरे को सामान पहुंचाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि IPEF का गठन ही किया गया है इसलिए ताकि सप्लाई चेन पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर न हो। अगर चाइना किसी चीज की सप्लाई नहीं करता है तो IPEF के जरिए ये बाकी सारे देशों तक पहुंच सके। खैर, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी IPEF की तो बहुत जोर शोर से ये सारे देश शामिल हुए थे और उन्हें आशा था कि अमेरिका के मार्केट का कुछ न कुछ एक्सेस मिलेगा। पर आपको बता दें वैसा कुछ तो फिलहाल हुआ नहीं। पर हाँ, ये जरूर है कि इस इकोनॉमिक चेन के एक्टिव होने के बाद कम से कम चाइना के ऊपर जो पूरी निर्भरता है वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये करना सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।